कल 18 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई और जैसा सोचा जा रहा था बिल्कुल वैसा हुआ। टीम कुछ इस तरह से दिख रही है जिस तरह की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टीम की घोषणा हुई लगातार टीम सिलेक्टर्स की आलोचना शुरू हो गई और यह आलोचना तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए टीम घोषित की गई थी, क्योंकि उसमें भी कई सारे बड़े बड़े नाम गायब थे जिन्हें की मौका मिलना चाहिए था। पर ऐसा माना गया कि शायद उन सबको वनडे में समाहित कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करुण नायर से लेकर देवदत्त पडिक्कल तक ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, पर इन सभी खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है, जिस कारण से टीम सिलेक्टर्स पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनकी जमकर आलोचना हो रही है। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ उनके प्रशंसकों की बात करें तो ऋतुराज के प्रशंसक तो ये मानकर ही चल रहे थे कि ऋतुराज को तो मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस T20 टीम में शामिल होना ऋतुराज गायकवाड़ का अधिकार था उस T20 टीम में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया, उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया गया। तो फिर वनडे टीम के अंदर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें कहां से चुना जा सकता था। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऋतुराज की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, वो विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, इसीलिए मौका नहीं मिला। तो उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि करुण नायर ने जो किया है उन्होंने सबके सब रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए हैं और 752 जैसे भारी भरकम अप्रत्याशित एवरेज को मेंटेन करके दिखाया है। ऐसे बल्लेबाज को जब ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं तो फॉर्म होने या ना होने की कोई बात ही नहीं आती। डोमेस्टिक क्रिकेट तो बस एक धोखा बनकर रह गया है, जहां अच्छा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है। मित्रों, यहां पर कई सारे लोग ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि ऋतुराज भले ही इस विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर पाए हो, लेकिन फिर भी उनके आंकड़े शुभमन से अच्छे हैं और वो टीम में होना डिजर्व करते थे और उन्हें मौका मिलता तो जितना शुभमन जिताने में सहयोग करेंगे उससे कहीं ज्यादा सहयोग ऋतुराज गायकवाड़ कर सकते थे। मित्रों, आज हम शुभमन और ऋतुराज के बीच आंकड़ों के आधार पर तुलना करके देखते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है। अब इस तुलना के लिए हम ओडीआई मैचेस को आधार नहीं बनाएंगे, क्योंकि शुभमन को लगातार मौके मिले हैं। वो अभी तो कुल 47 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को उतने मौके नहीं मिले हैं, उन्होंने अभी तक केवल 6 वनडे मैचेस खेले हैं। तो ये तुलना ओडीआई के आधार पर ना करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट के आधार पर की जाएगी। मित्रों, शुभमन ने अभी तक लिस्ट ए के अंदर कुल 102 मैचेस खेले हैं, जिनकी 101 पारियों में 4592 रन बनाए हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ देखें तो उन्होंने अभी तक 86 मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्होंने पारियां केवल 83 ही खेली हैं। तो 83 पारियों के अंदर उन्होंने अभी तक कुल 4324 रन बनाए हैं। मतलब कि रनों के आधार में ऋतुराज शुभमन से केवल 268 रन पीछे हैं, लेकिन उन्होंने पारियां भी कम खेली हैं। वो 18 पारियां और खेल लेंगे तो 101 पारियां पूरी हो जाएंगी। 18 पारियों के अंदर 268 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 18 पारियों में तो 500 से लेकर 1000 रन तक भी बनाए जा सकते हैं। उस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि लिस्ट ए क्रिकेट की अगली 18 पारियों में ऋतुराज शुभमन से काफी आगे निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज के आधार पर तुलना करें तो शुभमन का एवरेज 52.18 का है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 56.15 का है। मतलब कि ऋतुराज औसत के मामले में आगे चल रहे हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो शुभमन का स्ट्राइक रेट 94.66 का है, जबकि ऋतुराज का स्ट्राइक रेट लगभग 101 का है। तो स्ट्राइक रेट के मामले में भी ऋतुराज शुभमन से आगे चल रहे हैं। अब अगर हम शतकों की बात करें तो शुभमन ने अभी तक अपने द्वारा खेली गई 101 पारियों में कुल मिलाकर 12 शतक लगाए हैं और 24 अर्धशतक लगाए हैं। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक कुल 83 पारियां खेली हैं और इन 83 पारियों में उन्होंने 16 शतक लगा दिए हैं, जबकि अर्धशतकों की संख्या 17 है। मतलब कि शतकों के मामले में वो 4 शतक आगे हैं, जबकि अर्धशतकों के मामले में 8 अर्धशतक पीछे हैं। लेकिन उनके पास अभी 18 पारियां बाकी हैं और 18 पारियों में वो कितने शतक लगाएंगे, कितने अर्धशतक लगाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है बहुत ज्यादा आगे निकल जाए अर्धशतकों के मामले में भी। मित्रों, अगर हम चौके और छक्कों की बात करें तो शुभमन ने अभी तक 488 चौके लगाए हैं, जबकि 93 छक्के लगाए हैं। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 424 चौके लगाए हैं और अभी तक वो 130 छक्के लगा चुके हैं। तो मित्रों, मैंने शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की लिस्ट ए क्रिकेट के सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब आप इन्हें देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट के अंदर कौन बेहतर है, कौन सा खिलाड़ी है जिसे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होना चाहिए था। बाकी तो बीसीसीआई और टीम सिलेक्टर्स की आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग कभी आंकड़ों के आधार पर टीम का चयन करते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे दौरे पर काफी अच्छा खेल करके दिखाया था, लेकिन उन्हें श्रीलंका दौरे से बाहर रख दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ भी मौका नहीं दिया गया।
साउथ अफ्रीका भी नहीं जाने दिया गया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है, इसमें भी बाहर रखा गया है। तो अब चाहे कोई कितना भी अच्छा खेल करके दिखा ले, चाहे कुछ भी करे, पर फिर भी उसे टीम में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर तो ऋतुराज की फॉर्म अच्छी थी ही नहीं, तो फिर उन्हें मौका मिलने का सवाल ही नहीं था। और अच्छी होती या ना होती, उनके आंकड़े अच्छे होते या ना होते, क्या फर्क पड़ता है, उन्हें बाहर ही रख दिया जाता। टीम मैनेजमेंट को जिन्हें प्रमोट करना है, उन्हें लगातार प्रमोट किया जा रहा है, फिर वो भले ही टीम पर बोझ बनकर ही क्यों ना पड़े रहें, लेकिन प्रमोशन जारी है। बाकी मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार भारतीय टीम में किसकी जगह बनती है, किसी जगह मिलनी चाहिए थी? आपके अनुसार आपकी प्लेइंग 11 क्या है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ला सकती थी? जो आपके मन में है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।